इस आर्टिकल के अलावा एक और आर्टिकल हमने बोला था कि वनवासी नहीं आदिवासी है हम, आदिवासी ही नहीं भारत देश के मूल मालिक हैं हम। ये चीजें आप लोगों के माध्यम से बार बार समाज के बीच में रखी गई और इसको ज्यादा लोकप्रिय होने की वजह से जो हमारे समाज का अंदर से भाव था, हमारे अंतर मन में हमारे पूर्वजों की आवाज थी, उस आवाज को आप लोगों ने अच्छे तरीके से समाज तक पहुंचाया, लोकप्रिय हुआ यह आर्टिकल। तो आज की तारीख में सबको बोलना पड़ रहा है, सभी बोल रहे हैं। और एक दिन आएगा जो नहीं बोलते वो भी बोलेंगे। जो वनवासी बोल रहे हैं ना वो भी बोलेंगे। तो उस दिन तक हमें अनुशासन में रहना है, पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, उलझना नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, पिछली बार भी मैंने पाताल पानी में बोला था भेद नीति की बात। हमें आदिवासी बनाम आदिवासी नहीं होना है। यदि आदिवासी आदिवासी से लड़ने लग गया तो दूसरे लोग कामयाब हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखो। आदिवासी बनाम आदिवासी यदि हम हो गए तो दूसरे लोग कामयाब हो जाएंगे। तो क्या आप लोग दूसरों को कामयाब करना चाहते हो, क्या आदिवासियों को कामयाब करना चाहते हो? आदिवासियों को कामयाब करना चाहते हैं तो हमें आदिवासी बनाम आदिवासी नहीं होना है, नंबर एक। दूसरी बात, आदिवासी क्या है? आदिवासी का जब डेफिनेशन पिछले दिनों राहुल जी ने भी बताई, क्या बताई? इस धरती में पहले रहने वाला, मालिक, ये बात बताई थी। और हम पहले से जानते हैं कि आदिवासी का मतलब पहले से रहने वाला। लेकिन मेरा यह सवाल है, कब से रहने वाला? ये कोई नहीं बोलता है। कब से रहने वाला? तो आप बताइए, कब से रहने वाला? भारत के अंदर एक बात चलती है, क्या चलती है? कि अफ्रीका से भारत के अंदर 65,000 साल पहले लोग आए थे। तो क्या 65,000 साल पहले अफ्रीका से आए थे, क्या हम उनके वंशज हैं? ये बड़ा सवाल है, ये कोई नहीं बोलता है। तो आप लोगों का क्या मानना है कि 65,000 साल पहले जो अफ्रीका से लोग यहां आए थे, क्या हम उनके वंशज हैं? नहीं है, नहीं है। तो फिर आगे का क्या एविडेंस है, ये हमको जांचना पड़ेगा। अभी मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में हथनोरा गांव में, होशंगाबाद जो नर्मदापुरम कहते हैं, वहां पर जो इंसान की खोपड़ी मिली, जिसको नर्मदा मानव कहते हैं, वो इस दुनिया में, इस धरती पर सबसे पहले पुराने, सबसे पहले इंसान का खोपड़ी है, जिसको कहते हैं होमिनिड। होमिनिड की खोपड़ी है, इंसान जैसा। तो वो किसका था? किसका था? किसके वंशज, किसके पूर्वज का था? ये समझना है। वो 65,000 साल से पहले का है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में ही नरसिंहपुर जिले में भीमबेटका, ये भीमबेटका शब्द भी हमारा नहीं है, वहां पर जो इंसान ने चित्रकारी किया, शैल चित्र बनाए, वो भी 65,000 साल से पुराने हैं। वो किसने बनाए? वो भी हमारे पूर्वजों ने बनाए। इट मीन्स ये बात सिद्ध होती है कि हमारे पूर्वज 65,000 साल से पहले से इस धरती पर रहते थे। इस धरती का मतलब भारत भूमि पर रहते थे। यही बात हमारे साबरमती एरिया, साबरमती नदी के इलाके में, हमारा राजस्थान में कोटड़ा लगता है, और गुजरात के अंदर खेड़ ब्रह्मा इलाका लगता है, वहां पर भी ऐसे अवशेष मिले, उससे भी ये बात प्रमाणित हुई है। तो अब दूसरी बात आई, 65,000 साल पहले लोग आए, वो कौन थे? ये जांच करने का विषय। मैं अभी इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। अब सवाल पैदा होता है
कि सिंधु घाटी सभ्यता है वो 3,500 साल पहले थी। कितना साल पहले? 3,500 साल पहले। इट मीन्स वो लाखों साल के बाद में लगातार इंसान विकसित होते 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 सिंधु घाटी सभ्यता तक खेती बाड़ी और पशुपालन और नगरों का विकास हुआ। ध्यान रखिए, खेती बाड़ी, पशुपालन और नगरों का विकास हुआ। और सिंधु घाटी सभ्यता में टेक्नोलॉजी भी विकसित हो गई थी, व्यापार भी विकसित हो गया था। उस जमाने में भी कई सारे लोग भारत में नहीं आए थे। वो कौन थे, यह जांचने का विषय। इसके बाद आप इतिहास देखते हो तो पूरी दुनिया के अंदर जिसको हम धर्म कहते हैं, धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो भी भारत में नहीं आए थे। धर्म को मानने वाले लोग पहली बार भारत में आए हैं 516 ईसा पूर्व के आसपास। 516 ईसा पूर्व के आसपास जो धर्म मानने वाले लोग हैं वो भारत में आए हैं। और हम उससे पहले रहते हैं, इसलिए हम धर्म पूर्वी संस्कृति को मानते हैं, ऐसा हम कहते हैं। तो 516 ईसा पूर्व और ये 2000 कितना साल हुआ? 2500 साल पहले। 2500 साल पहले धर्म को मानने वाले लोग भारत में आए थे। और वो कहां से आए थे? ईरान से आए थे। क्या प्रमाण है? तो ईरान में उस समय में जो हखामनी वंश था वो दुनिया का सबसे पहला राजतंत्र था। राजतंत्र का मतलब होता है राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, उसको कहते हैं राजतंत्र। वो राजतंत्र 2500 साल पहले ईरान में पनपा था। उस वंश के राजा एक तो साइरस और दूसरा दारा, जिसको डेरियस भी कहते, वो भारत में आए थे। उनके शिलालेख पर जो वहां पर मिले 3 शिलालेख, इसको बेहिस्तून, नक्शे रुस्तम और पर्सिपोलिस कहते हैं, उस पर लिखा हुआ है, प्रमाण है कि वो लोग भारत में आए थे। उस जमाने में 3 इलाकों के नाम है उस शिलालेख पर। एक है सिंधु घाटी, उनको कहा है हिदू, और दूसरा सतलज घाटी, उसको उन्होंने कहा है सतगु, और दूसरा गांधार का इलाका, उसको उन्होंने कहा है गदर। यह पहला प्रमाण है दुनिया के इतिहास में किसी ने भारत के बारे में पहली बार लिखा है, और वो भी शिलालेख पर लिखा है। यह पहला प्रमाण है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हिंदू ज्योग्राफिकल नाम है। ये बात ध्यान रखनी होगी, ये सांस्कृतिक नेम है। जी जी, ये सांस्कृतिक नाम है। अब सवाल पैदा होता है कि उसके बाद के अंदर, उसके बाद में हमारे देश में कौन आता है? सिकंदर आता है। सिकंदर के भी प्रमाण मिले हैं, उन लोगों ने लिखा है, उन लोगों ने लिखा है। और सिकंदर का ही सेना करता था सेल्यूकस, उसका राजदूत था मेगस्थनीस, उसने भी किताब लिखा इंडिका, उसके अंदर भी लिखा हुआ है। उसके बाद में आप देखेंगे भारत के अंदर तो आते हैं आपके इंडो ग्रीक लोग, इसके बाद शक लोग आते हैं, इसके बाद पहलव लोग आते हैं, इसके बाद में कुषाण लोग आते हैं, इसके बाद के अंदर हूण लोग आते हैं, इसके बाद तुर्क लोग आते हैं, इसके बाद अरब और मुगल लोग आते हैं, इसके बाद अंग्रेज लोग आते हैं। तो अंग्रेज लोग तो चले गए, दूसरे लोग यहां मौजूद हैं। ये बात ध्यान रखनी होगी। तो हम पीड़ित किससे हैं? किससे हैं पीड़ित? हम उन लोगों से पीड़ित हैं जो इंसान को गैर बराबरी के आधार पर स्वीकार करता है, और आदिवासी बराबरी के आधार पर स्वीकार करता है। आदिवासी संगठनों के अंदर गुटबाजी होती है, आदिवासी संगठन टूट जाते हैं, वो गैर बराबरी के आधार पर
किसी को ऊंचा किया जाता है, किसी को नीचा किया जाता है, तब संगठन टूटता है। अध्यक्ष की कही हुई बात सभी लोग स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो क्या समझते हैं, अध्यक्ष ऊंचा हो जाएगा, मैं नीचा हो जाऊंगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये बात ध्यान रखनी होगी। इसलिए हम लोगों ने आदिवासी जो परिवार का जो कंसेप्ट बनाया, उसमें सभी लोग बराबर, सभी लोग बराबर, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, ये कंसेप्ट बनाया। इस वजह से हमको सफलता मिली, अनुशासन कायम हुआ। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि उसी कंसेप्ट को हमें पकड़ना पड़ेगा, जयस को उसी तरीके से रीजनरेट करना होगा, पुनर्विकसित करना होगा, यह मैं कहना चाहता हूं। इसके लिए बात सुनाई आपको। अब दूसरी बात, वो लोग कैसे काम करते हैं? एक आदमी ऊंचा है, इसके नीचे दूसरा थोड़ा नीचा है, इसके नीचे तीसरा नीचा है, और इसके नीचे एक और नीचा है। ऐसा हम लोगों को ऐसी व्यवस्था नहीं बनानी है, हमको ऐसी व्यवस्था बनानी है, सभी लोग बराबर। ये बात आप लोग ख्याल रखेंगे, ऐसा मैं आशा अपेक्षा करता हूं। तो जब भारत के अंदर खेती-बाड़ी का विकास हुआ, पशुपालन का विकास हुआ, उस जमाने में क्या हुआ? बहुत बड़ी बीमारी मैं बता रहा हूं आपको, अच्छे तरीके समझिएगा। जब भारत के अंदर खेती-बाड़ी विकसित हुई, पशुपालन विकसित हुआ, उस जमाने के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। क्या बदलाव हुआ? खेती-बाड़ी करते हो, पशुपालन करते हो, तो थकान लगती है कि नहीं लगती है? लगती है नहीं लगती? लगती है ना? अच्छा, तो उस जमाने में कुछ इंसानों ने ऐसा सोचा होगा कि ये थकान लगने वाला काम हमको नहीं करना है। ये बहुत टेक्निकल बात बता रहा हूं, ये समझ गए तो बहुत सारी बीमारी आदिवासियों की खत्म हो जाएगी। कुछ लोगों ने सोचा कि हमको श्रम वाला काम नहीं करना है उस जमाने में, तो वो लोग आज भी श्रम वाला काम नहीं करते हैं, मजदूरी वाला काम नहीं करते हैं। वो कौन लोग हैं आप पहचान सकते हैं? धर्म ऐसे आया है, श्रम नहीं करना है हमको, कभी नहीं करना है। तो खाएगा क्या? जब श्रम नहीं करेगा, खेती बाड़ी नहीं करेगा, पशुपालन नहीं करेगा, मजदूरी नहीं करेगा, तो खाएगा क्या? इसके लिए उन्होंने एक व्यवस्था बनाई। क्या व्यवस्था बनाई? कि सबसे श्रेष्ठ मैं हूं और मैं ईश्वर का दूत हूं, ईश्वर से मेरी डायरेक्ट बात होती है। इस तरीके से इस धरती पर धर्म आए। ये पूरी दुनिया में हुआ है, केवल भारत में नहीं हुआ, ये पूरी दुनिया में हुआ। उसने झूठ बोला। क्या झूठ बोला? मेरा ईश्वर से डायरेक्ट बात होता है, मैं उसका दूत हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। यह बात उसने अपने आप को घोषित किया, वो बात झूठी थी। इससे क्या हुआ? जो सच बोलने वाले लोग थे उनमें विभाजन हो गया। ध्यान रखो, आदिवासी आज भी सच बोलता है, और आदिवासी हारता क्यों है? सच बोलने की वजह से हारता है। तो इसका मतलब क्या है? कि हमको सच नहीं बोलना है, बोलना है। लेकिन झूठ बोलने वाले लोग कौन कौन हैं, उनको निष्प्रभावी करना है, तभी आप सफल होंगे। यह बात समझना है। तो झूठ बोलने वाले लोगों ने धर्म का विकास किया, यह बात ध्यान रखनी होगी। फिर क्या हुआ? सच बोलने वाले लोग थे, उनके अंदर विभाजन हो गया, और सच बोलने वाले लोगों में विभाजन होने के बाद उन लोगों ने जो उनके समर्थक बन गए, उनको उन्होंने दूसरे नंबर पे रखा। ध्यान रखो, पहले नंबर पे नहीं रखा, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे रखा। इस तरीके से हमारे देश के अंदर वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था आई, और धर्म, जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के बगैर धर्म नहीं है, और आदिवासी जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था में नहीं आता है। यह हमारे 8वीं की किताब में पढ़ा जाता है। जो
वर्ण बाह्य है, जो जाति बाह्य है, उसको आदिवासी कहते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भी वर्ण बाह्य स्वीकारते नहीं अपने आप को, हम भी जाति बाह्य अपने आप को स्वीकारते नहीं है। वर्ण बाह्य होने के लिए, आपका वर्ण को मानने के लिए, जाति को मानने के लिए ऊंच नीच जरूरी है। ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। ये वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था हमारे पूर्वजों की देन नहीं है, उनकी है, जो धर्म को मानते। तो वर्ण और जाति के लिए क्या जरूरी है? ऊंच नीच जरूरी है। कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, छुआछूत जरूरी है। इसका बनाया हुआ खाना खाना है, इसका बनाया हुआ खाना नहीं खाना है, इसके साथ शादी करनी है, इसके साथ शादी नहीं करनी है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, उसका हाथ का पानी नहीं पीना है। ये जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का जहर है। ये बात हमको समझना पड़ेगा। यदि आदिवासी को बचाना चाहते हो तो इससे निकलना पड़ेगा। इसके लिए 2011 में रायपुर के अंदर कार्यक्रम था आदिवासी एकता परिषद का। उसके अंदर एक आदमी ने कहा था, बड़े बड़े बहुत बड़े अधिकारी हैं, BS रावटे करके, उन्होंने एक बात बताई थी कि हम लोगों को इधर से, राजस्थान से इधर तक शादियां करनी होगी, इधर से उधर शादियां करनी होगी। हमारी बेटियां उधर दें, उधर की बेटियां इधर आवे, ऐसा होना चाहिए। तो क्या हम लोग अपने जिले में ऐसा करने में कामयाब हो रहे हैं? अब समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। हम लोग भी छुआछूत से उभरे नहीं है, हम लोग भी ऊंच नीच से उभरे नहीं है। मेरे अपने जिले में, मेरे गांव के बॉर्डर पर रोड है, रोड के उधर वाले लोग हैं, वो भक्ति के आधार पर हमारे से छुआछूत करते हैं, हमारे से, हमारा बनाया हुआ खाना नहीं खाते। क्या अलीराजपुर जिले में ऐसा है कि नहीं है? है। ये बात पॉइंट करिए, ध्यान रखिए। यदि आदिवासियों को बचाना चाहते हैं तो हमें भील भिलाला से उबरना होगा। कौन कौन सहमत है? ये बात ध्यान रखो, इससे उबरना होगा। और उससे उबरने के लिए पहला काम, मैं शादी की बात नहीं करूंगा, खान पान बराबर होना चाहिए। किसी को ऊंचा और किसी को नीचा मानने से बचना होगा, यह मैं कहना चाहता हूं। ये बात आप लोग इंपॉर्टेंट साथी हैं, जो मिशनरी का मतलब जो सामाजिक विचार को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, वो ईसाई वाले मिशनरी नहीं। ये बात ध्यान रखना होगा। ईसाई धर्म भी हमारा भीलों का, आदिवासियों का, भिलाला का, पटलिया बारेला का नहीं है, वो हमारा पूर्वज नहीं है। यही बात इस्लाम पर लागू होती है, यही बात वर्ण धर्म पर लागू होती है। यह हमारे पूर्वजों की देन नहीं है। यह बात हम बार बार समझाते हैं। आज कुशलगढ़, रतलाम, झाबुआ, हमारा खेरवाड़ा, हमारा पड़ोस में अरवली और आपका क्या कहते हैं उदयपुर, साबरकांठा जिले के अंदर बहुत सारे आदिवासी भाई कन्वर्टेड हो गए थे, वो भी वापस अपने घर में आ रहे हैं। आज की तारीख में आदिवासी संस्कृति को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये आपको करना होगा, सबको करना होगा, ये कहना चाहता हूं। ये बात ध्यान रखना होगा। धार्मिक कट्टरता से बचना होगा। धर्म हमारा नहीं है तो क्या धर्म की जो बातें हैं उससे हमारे समाज को बचाने के लिए क्या करना होगा? तो हमें कहना होगा ये जो आदिवासी शब्द है वही धर्म है हमारा, वही धर्म का नाम है, ये हमको स्वीकार करना होगा। तब जाकर के हम लोग अपने समाज को जोड़ पाएंगे। एक बात और, राजनीतिक बातें बार बार आती हैं, इसके विषय में मैं एक ही लाइन कहना चाहूंगा कि राजनीति का भी विकल्प होना चाहिए। जब तक विकल्प नहीं होगा लोग बटे हुए रहेंगे। जिस तरीके से जयस और आदिवासी परिवार कोई संगठन नहीं है, यह संगठन का विकल्प दिया तो समाज इकट्ठा हुआ। इसी तरीके से हमको विकल्प पैदा करने होंगे। यह बात आप लोगों के बीच में मैं कहना चाहता हूं। एक इंपॉर्टेंट बात,
एक इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले हमारे एक साथी ने बोला था जल जंगल जमीन, ठीक है। तो पहले जमाने में इतिहास हम पढ़ते हैं तो लोग किला बना के रहते थे। अलीराजपुर में भी किला होगा, है ना, किला बना के रहते थे। तो हमारे पूर्वज किला बना के रहते थे क्या? ये बात बहुत टेक्निकल है, समझना। हमारे लोग वो किला बना करके अपने आप की सुरक्षा करते थे, सुरक्षित होते थे। तो हमारे लोग कैसे सुरक्षित होते थे? कैसे सुरक्षित होते थे? जंगल के सहारे, पहाड़ के सहारे, बराबर है। वो लोग किले के माध्यम से या प्रिविलेज प्राप्त, विशेषाधिकार प्राप्त, ये बात आपको समझ में आ रही नहीं आ रही मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं समझिएगा। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को मानने वाले, उनके द्वारा संरक्षित लोग थे, वो अलग थे, और जंगल के सहारे संरक्षित लोग थे, वो अलग थे। इसलिए हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ा, वो जल जंगल जमीन के सहारे लड़ाई लड़ा। तो हमारा भगवान कौन? इसको भी मैं कई बार बोलता रहा, हमारा भगवान किसको कहेंगे? जो जल जंगल जमीन के लिए लड़ा, वो हमारा भगवान, ये कहना होगा। तो हमारा भगवान कौन हुआ? बिरसा मुंडा, जल जंगल जमीन के लिए लड़ा। टंट्या भील किसके लिए लड़ा? जल जंगल जमीन के लिए। वो हमारा पूर्वज, हमारा भगवान हुआ। इस तरीके से हमें बातों को समाज के अंदर बोलना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, ये बात मैं कहना चाहता हूं। दोस्तों, बातें बहुत सारी है, लेकिन हमारे एक दो साथी और बोलने वाले हैं। मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बताई, उस पर मंथन करिए। जो विचारशील लोग हैं, ये पचना इतना आसान नहीं है, समझना इतना आसान नहीं है। श्रम करने वाले लोग और श्रम नहीं करने वाले लोग, ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते। कैसे? मांस खाने वाले लोग और मांस खाने वाले जानवर और घास खाने वाले जानवर, दोनों का हित एक नहीं हो सकता। ध्यान रखो, घास खाने वाले जानवर मांस खाने वाले जानवरों के बगैर जिंदा रह सकते हैं, घास खाने वाले जानवरों के बगैर मांस खाने वाले जानवर जिंदा नहीं रह सकते। इसी तरीके से श्रम करने वाले लोग, मजदूरी करने वाले लोगों के बगैर मजदूरी नहीं करने वाले लोग जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन मजदूरी करने वाले लोग नहीं मजदूरी करने वाले लोगों के बगैर जिंदा रह सकते हैं। इसलिए आप लोगों को, जो लोग नहीं मजदूरी करते हैं, उनके संगठन से बाहर निकलना होगा। जो लोग मजदूरी नहीं करते, उनके धर्म से बाहर निकलना होगा। जो लोग मजदूरी नहीं करते, उनके राजनीतिक दलों से बाहर निकलना होगा। और जो कमेरिया जातियां हैं, श्रम करने वाली जातियां हैं, उनको अपना संगठन बनाना चाहिए, उनको अपना आदिवासी धर्म बनाना चाहिए, उनको अपना बलबूते पार्टी बनाना चाहिए। ऐसा मैं कहना चाहता हूं। ये बात आप लोगों को कितनी पची है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं डॉक्टर हूं, मैं